गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे एबी हलदार के बारे में, किस तरह से उसके अल्प वय में विवाह हुआ, सौतेली माँ के पास उसे रहना पड़ा और पति की ज्यादतियों से परेशान होकर के वो किस तरह से उसको छोड़कर चली गई। तत्पश्चात उसके लिए आजीविका का और रहने का संकट उपस्थित हुआ, रोजगार का संकट उपस्थित हुआ। तब सुनील नाम के एक युवक ने उसकी मदद की और उस सुनील नाम के युवक की मदद के माध्यम से वह तातुश के यहाँ पर नौकरी पर लगी। तातुश उसके प्रति अच्छा प्रेम का, ममता का, अपनत्व का भाव रखते। वो उसे दूसरी जगह नौकरी नहीं करने देना चाहते थे, परंतु बेबी हलदार की आवश्यकताएं ज़्यादा थी। बच्चों का पालन पोषण करना था, मकान का किराया देना था, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी थी। तो वह विचार करती है और दूसरे मकानों में काम करने के बारे में, परंतु तातुश उसे मना कर देते हैं। यहाँ तक अपना हो गया था। अब देखिए पेज नंबर 25, दूसरा पैराग्राफ। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, हठात यानी ज़बरदस्ती, अच्छा बेबी ये तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। तो मैंने कहा मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ। अब वो अपनी जो व्यवस्थाएं थी उनका चित्रण तातुश के समक्ष करती है। फिर उन्हें खिला पिलाकर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। अब देखिए उसने अपनी जो दिनचर्या थी वो स्वाभाविक दिनचर्या तातुश के समक्ष प्रस्तुत कर दी। वो बोले अच्छा फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा। तो बोलती है कि इसी में से निकालना होगा और नहीं तो क्या, बिना किए कोई चारा भी तो नहीं है। इस पर उन्होंने कहा देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। अर्थात वो नहीं चाहते थे कि बेबी हलदार दूसरों के यहाँ पर काम करे, तो वो उसकी मदद करने को तैयार होते हैं। उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगी वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा क्यों, क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो। तो बेबी हलदार की स्थिति एकदम चुप हो जाती है। तो मैं बस कुछ भी तो नहीं, उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकल पाता और कह करके वह चुप हो जाती है। उन्होंने कहा देखो बेबी तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। अर्थात अब वो उससे एक सामाजिक रिश्ता कायम कर रहे हैं जिसके आधार पर वो उसकी मदद कर सकते हैं। ये कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई भी नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुश कहने लगी। मैं तातुश कहकर उन्हें बुलाती तो वो बहुत खुश होते और कहते तुम मेरी लड़की जैसी हो। अर्थात अब देखिए तातुश के द्वारा उसे पुत्री मान लिया गया है या पुत्री के समान उसको स्नेह प्रदान किया जा रहा है। इस घर की लड़की हो, कभी ये मत सोचना कि तुम पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता, क्योंकि ध्यान रखना देखिए समाज की अवस्थाओं को जब हम देखते हैं तो कोई भी नौकर के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करता, परंतु यहाँ पर तातुश के हृदय में अपना तो प्रेम और ममता का जो भाव था तो वो नौकर से नौकर के जैसा बर्ताव नहीं कर रहे। तातुश के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था और वो उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में तो जैसे जबान ही नहीं थी। मैं किचन में ही काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कह करके वह स्वयं अपनी चाय बना लेता। उसकी आदत ही थी कम बोलने की। मुझसे तो क्या वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। क्यों, वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का बालक था जो अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता था या अपने काम स्वयं करने में विश्वास रखता था। वो ज़्यादा व्यवहार बढ़ाने में या ज़्यादा लोगों से मिलनसारिता दिखाने में या ज़्यादा बातचीत करने में विश्वास नहीं रखता था। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व की पहचान होती है। तातुश ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। तातुश की इस तरह की बातें सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता कि मैं सोचती कि सचमुच ही वो मुझे बहुत चाहते हैं। एक दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुश ने बुलाकर कहा बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है।
तो मैंने हाँ कहा। तो बोले तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख करके उन्होंने कहा ये तुमने ठीक नहीं किया बेबी, मैंने सोचा सचमुच मुझसे भूल हुई, एक बार बताना तो चाहिए ही था। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो आपको इतना ममता, इसने अपना तो प्रेम प्रदान कर रहा है, आपके लिए सब कुछ कर रहा है और आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला रहे हो और उसको नहीं बता रहे हो तो उसको तो बुरा लगना स्वाभाविक बात है। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ, यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने ये कहकर बात साफ कर दी थी कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं भी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुश ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, वहाँ तुम्हें न देख करके उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। और तातुश ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा था कि बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती। तब तातुश के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है तो सुनील ने कहा था कि बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। इस प्रकार से देखिए बेबी हवलदार ने जो घर बदला उसके बारे में सुनील के माध्यम से तातुश को पूरी जानकारी प्राप्त हो गई। तातुश मुझसे बोले सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे अन्याय हुआ। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी। तो मैं बोली ऊपर डस्टिंग कर रही थी। वो बोले तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में ये बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थी। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोलकर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुश वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा कि तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो। सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा क्या तुम बिल्कुल ही नहीं जानती। ये देखिए ऐसा क्यों लगा, क्योंकि तातुश ने उसको किताबों को उलटते पलटते देखा। तो ध्यान रखना, जिस विद्यार्थी में पढ़ने के प्रति उत्साह होता है, जिस व्यक्ति में पढ़ने के प्रति रुचि होती है, वही किताबों को इतना बारीकी से देखता है। इस बात को तातुश ने महसूस कर लिया और उन्होंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। मैं बोली झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा कि फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो। तो मैं बोली 6ठी 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की। मुझे लगा मेरी बात सुन करके तातुश कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। अब तातुश क्या सोच रहे हैं ये उसको महसूस नहीं कर पाई। अगले दिन मैं आई तो मुझे देखकर वह हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। देखकर लगता था कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी हैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता। उन्हें देख मुझे श्री रामकृष्ण याद आ जाते थे। मैं एक बार उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती। और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातुश के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वो बोले, एकदम से वो बोले कि अच्छा बेबी तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है। वो जानकारी करना चाहते थे कि इसे अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ याद है या नहीं। तो मैंने उनकी ओर देखकर हंसते हुए झट से कहा हाँ कहीं तो हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नसरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्रनाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुश मेरे सिर पर हाथ रख करके मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। कुछ क्षण बाद वो बोले कि तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक़ है। तो देखिए ये सब बड़े बड़े लेखक थे जिनके नाम उसने गिनाए थे। तो तातुश आश्चर्यचकित होते हैं। तब वो इससे इसके पढ़ाई के बारे में पूछते हैं तो ये जवाब देती है कि मैंने कहा शौक़ होने से भी क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा होगा क्यों नहीं, मुझी को देखो अभी तक पढ़ता हूँ, तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी है। मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। और यहाँ पर तातुश उसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो पढ़ने की कोई उम्र निश्चित नहीं मानता। लेकिन बेबी हवलदार क्या सोचती है कि इस उम्र में पढ़ाई नहीं हो सकती। तब तातुश उसे पढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं।
उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ तो ये क्या लिखा है। मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक ही लूँगी। फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या। मैंने फिर सोचा, कह दूँगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुश मेरे मुंह की ओर देखी जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। तो मैंने तब बोल ही दिया, आमार में ये बेला तस्लीमा नासरीन। तातुश बोले, तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। तो मैं हंसने लगी। वो बोले, ये किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। इस तरह से देखिए तातुश ने क्या किया, उसको पुस्तक प्रदान की ताकि उसका पढ़ने में रुझान वापस आए, वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना सीखे और वो जिस उद्देश्य को लेकर ये चल रहे थे वो सार्थकता प्राप्त करे। अब मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज़ उसमें से एक एक दो दो पेज कर पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या क्या बातें करते। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने से मैं पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो दूर होने लगी, क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। कहते हैं कि अभ्यास करने से सारी समस्याएं धीरे धीरे मिट जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए धीरे धीरे उसका पढ़ने का अभ्यास हुआ तो उसको पढ़ने में जो कठिनाई आती थी वो कठिनाई दूर होने लगी। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुश ने एक दिन पूछा कि तुम जो एक किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो। मैंने हाँ कहा तो वो बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वो भी मेरा ही एक काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज़। तो तातुश ने अपनी लिखने की टेबल के ड्रॉअर से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। अब उसको लेखन की प्रेरणा तातुश के द्वारा प्रदान की जा रही है। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आए सब इस कॉपी में थोड़ा थोड़ा रोज लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वो कितना गलत या सही होगा। तब तातुश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी। मैं चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं, मतलब उसे अपने लेखन पर भरोसा नहीं था। वो बोले, जरूर लिख सकोगी, लिख क्यों नहीं सकोगी, जैसे बने वैसे लिखना। पेन और कॉपी लेकर के मैं घर गई और उसी दिन से 2-1 पेज रोज लिखने लगी। लिखती और वह किताब भी पढ़ती। अब उसका लेखन और पठन का कार्य प्रारंभ हो चुका था। सवेरे काम पर आती तो तातुश पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो बहुत खुश होते और कहते, तुम यदि रोज़ लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद सो भी चुके होते। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई न कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो। मैं कहती हूँ कुछ भी तो नहीं। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि संसार का एक नियम है कि किसी को कुछ भी कार्य करता देखते हैं तो उसमें कई तरह के प्रश्न उठाते हैं। तो ये बात किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने वाली बात इसको पसंद नहीं आती थी। और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिसके कारण मैं अपना वो भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय में यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, वहाँ बाथरूम की असुविधा भी थी। 4 घरों के बीच बाथरूम एक ही था। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था। क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते। लड़के लड़कियां बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल ले टट्टी के लिए बाहर जाते। अब वे वहाँ बोतल संभाले या सुअर भगाए। मुझे तो ये देख सुनकर बहुत ख़राब लगता। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। तातुश ने मुझसे पहले ही पूछा था कि तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम है कि नहीं। ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धोकर निपट कर जा सकती हो। उस दिन से मैं वहीं वह सब पढ़ने के बाद घर जाती।
किसी किसी दिन घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी वो ये भी जानना चाहती कि मैं कहाँ गई थी। उसकी बात सुन करके मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं सोचती ये भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बांदी हूँ? बांदी अर्थात नौकरानी या दासी कि वह सब सुनना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती, तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है। और मैं जाती भी कब कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास, क्योंकि इसका दिन भर का समय कहाँ व्यतीत हो जाता था, तातुश के घर पर ही व्यतीत हो जाता था। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती। कभी कभी सविता से ज़रूर मिल आती। वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध करके आ रही हूँ, क्योंकि अकेली नारी के बारे में अगर वो कहीं से आने जाने में समय ज़्यादा लगा देती है तो उसके बारे में अनेक तरह की बातें उठने लगती है। क्योंकि नारी का अकेलेपन का जीवन एक तरह से समाज के दृष्टिकोण से बहुत है माना गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि एकाकी नारी भी अपने जीवन में अच्छा कर सकती है, आपको उसके ऊपर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। बाजार हाट करने भी जाना होता तो बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज़ रोज़, तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार यानी आवश्यकता। अब इसको ये सब बातें बुरी लगती। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती, और फिर उसके साथ में रहना भी तो न रहने के जैसा है। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली? उसका होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। पाड़े के यानी मोहल्ले के, मतलब पति के होते हुए भी इसको बहुत सारी बातें सुननी पड़ी थी। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आँख मुँह बंद किए चुप न रह जाती तो क्या करती। क्योंकि कोई भी औरत अपने पति को अपना सुरक्षा कवच मानकर चलती है, परंतु अगर समाज में उस औरत के ऊपर कोई आक्षेप किया जा रहा है और पति उसको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है तो वो औरत किसके भरोसे अपना जीवन यापन करेगी। यही बात इसके साथ गुजर रही थी। इसलिए इसने जब पति ने इन बातों का विरोध नहीं किया तो ये चुप रहना उचित समझा। धन्यवाद, बाकी बाद में।